इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट सत्ता की साझेदारी पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम स्टार्टिंग से। देखिए, चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। देखिए, अब इसकी बात करें तो सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है। देखिए, सत्ता का मतलब है शक्तियाँ, साझेदारी का मतलब है बंटवारा। तो हमें इसमें ये पढ़ना है, सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या है, शक्तियों का बंटवारा। सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है, शक्तियों का बंटवारा। अब जो शक्तियों का बंटवारा है ये किस स्तरों पर हो सकता है, इसे कहते हैं हम सरकार के विभिन्न अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इनके भी शक्तियों का बंटवारा हो सकता है। विभिन्न स्तर की सरकारें, इनके भी शक्तियों का बंटवारा हो सकता है। तो जो सत्ता की साझेदारी है ये बात करता है शक्तियों के बंटवारे को लेकर, और जो शक्तियों का बंटवारा है वो इस स्तर पे करने की बात करता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, विभिन्न स्तर की सरकारें जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार और भी जो चीज़ें हैं उनके भी शक्तियों के बंटवारे को लेकर ही ये बात कहता है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है, शक्तियों का बंटवारा। इसके अलावा इसके आगे देखें, देखिए चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, इसका पहले पॉइंट से लेकर, ठीक है। बेल्जियम और श्रीलंका, ये क्या पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। देखिए, बेल्जियम और श्रीलंका की बात करें तो इसमें हमें दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बेल्जियम का और एक श्रीलंका का। इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझाने का प्रयत्न किया गया है कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। अगर हम सत्ता की साझेदारी करते हैं तो क्या होगा, अगर हम सत्ता की साझेदारी नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो इस तरीके से इसमें दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी किया तो इसको क्या फ़ायदा हुआ, और श्रीलंका ने सत्ता की साझेदारी नहीं किया तो इसको क्या घाटा हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं बेल्जियम से। पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, बेल्जियम से। पहला पॉइंट क्या है, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हरियाणा से भी छोटा है। तीसरा, इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। इन जो चार कंट्री हैं इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ये 1 नंबर में पूछ रखा है पेपर में, और ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो बेल्जियम से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ये चार देश को याद रखना है, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, इसको याद रखना है, ये पेपर में आ रखा है। इसके अलावा इसकी जनसंख्या 1 करोड़ से थोड़ी अधिक और हरियाणा की आबादी की आधी है। और पांचवा पॉइंट, इस देश की समाज की जो जातीय बनावट है बहुत जटिल है। देखिए, सीधी सी बात कहें तो ये जो है ये कुछ बेसिक बातें दी गई हैं बेल्जियम के बारे में, ताकि आपको पता चल सके कि बेल्जियम कहाँ पे है और किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा से भी छोटा है। इसके अलावा इसकी जो सीमा है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगती हैं। इसकी जनसंख्या 1 करोड़ से थोड़ी अधिक और हरियाणा की आबादी की आधी है। और इस देश की जो जातीय बनावट है वो बहुत जटिल है। बहुत जटिल क्यों है, ऐसा किस लिए कहा गया है, क्योंकि उसमें ये बातें आती हैं। ये भी पेपर में पूछ रखा है तो ये परसेंटेज भी याद रखना है। देखिए, बेल्जियम के अंदर 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, है ना। बेल्जियम को हमने क्या है, मतलब बेल्जियम को कुछ इलाकों में बांट रखा है, तो इसमें जो बेल्जियम की पूरी जो आबादी है उसका 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। और कौन सी भाषा बोलते हैं, तो डच भाषा बोलते हैं। इसी तरीके से 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, और कौन सी भाषा बोलते हैं, तो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और 1% लोग जो हैं जर्मन भाषा बोलते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो इस देश की जो जातीय बनावट है वो थोड़ी जटिल है। ठीक है, अब इसमें आगे हम और देखेंगे कि ऐसा इतना जटिल इसे क्यों बोला जा रहा है। इस डेटा को याद रखना, 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं बेल्जियम के बारे में। इसके अलावा देखिए, बेल्जियम की राजधानी की बात करें तो बेल्जियम की राजधानी जो है वो ब्रुसेल्स है। ये भी याद रखना, ये भी पेपर में पूछ रखा है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। इस जो परसेंटेज है ये डेटा इसको भी याद रखना, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक जो फ्रेंच हैं ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर हैं, जिससे कि जो डच भाषी लोग हैं इनको नाराज़गी है। देखिए, इसे कहने का क्या मतलब है, बेल्जियम के अंदर 2 लोग या फिर 2 जातीय समूह प्रमुख हैं। पहला क्या है, तो पहला एक जो है वो है डच है और एक जो है वो है फ्रेंच है। ठीक है, ये 2 प्रमुख जातीय समूह हैं। अब पूरे देश के अंदर जो डच हैं ये बहुसंख्यक हैं, मतलब इनकी आबादी ज़्यादा है, और जो अल्पसंख्यक है वो है फ्रेंच।
लेकिन केवल राजधानी की बात करें, ब्रुसेल्स की बात करें, तो ब्रुसेल्स के अंदर ये उल्टा है। ब्रुसेल्स में ज़्यादा लोग फ्रेंच रहते हैं और कम लोग डच रहते हैं। और इसके साथ साथ फ्रेंच पूरे देश में कम होने के बावजूद भी ताकतवर हैं और ज़्यादा शिक्षित हैं ये लोग। और इसी बात को लेकर डच जो है, इनको इस बात की नाराज़गी है कि ये बहुसंख्यक होने के बाद भी क्या है, ये पिछड़े हुए हैं। तो ये बात कह रहा है कि अल्पसंख्यक जो फ्रेंच है ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे, जिससे कि जो डच भाषी लोग हैं इनको नाराज़गी है। और इसका परिणाम क्या होता है कि 1950 से 60 के दशक तक फ्रेंच और डच बोलने वाले जातीय समूह के बीच तनाव बढ़ा। ये बेसिक बातें बताई गई है बेल्जियम के बारे में कि बेल्जियम में क्या चीज़ें चल रही हैं और किस तरीके से चीज़ें हो रही है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है श्रीलंका का। देखिए श्रीलंका के बारे में क्या है, कुछ बेसिक बातें क्या बताई गई है। देखिए श्रीलंका की बात करें तो ये एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। द्वीपीय देश का मतलब जो चारों तरफ के, ये द्वितीय लिखा है गलत है, यहाँ पे द्वीपीय आएगा, ठीक है। द्वीपीय देश का मतलब है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, और ये तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। दूसरा पॉइंट, इसकी आबादी 2 करोड़ है जो हरियाणा के बराबर है लगभग। तीसरा पॉइंट क्या है, इसकी आबादी में भी कई जातीय समूह हैं। जिस तरीके से बेल्जियम की जो जातीय बनावट जटिल है, उस तरीके से यहाँ पे भी थोड़ी जटिल देखने को मिलती है। जैसे इस डेटा के अनुसार सिंगली जो है 74% है। अब जो सिंगली जो लोग श्रीलंका के मूल निवासी सिंगली हैं, ठीक है, और बहुसंख्यक ही यही हैं, सिंगली हैं। दूसरा है तमिल, तमिल जो है 18% है। अब जो तमिल 18% है तो इसके भी 2 कैटेगरी हैं। एक वो तमिल जो श्रीलंकाई मूल के हैं, जो स्टार्टिंग से ही क्या है तमिल भाषा बोलते हैं और श्रीलंका में रहते हैं, और दूसरा हिंदुस्तानी मूल के। हिंदुस्तानी मूल के तमिल का मतलब ये है कि जब ब्रिटिश सरकार भारत पे शासन कर रही थी तो उस समय ये लोग भारत से मजदूरों को श्रीलंका लेके जाते थे चाय के बागानों में काम करने के लिए। तो अब इनका 200 सालों तक शासन था। तो अब इनके शासनकाल में जो भारतीय हिंदुस्तान छोड़कर वहाँ श्रीलंका चले गए और वो लोग कभी लौट के वापस नहीं आए, तो वो वहीं पर रहने लगे, तो उनके लिए ये शब्द उपयोग होता है हिंदुस्तानी मूल की तमिल। तो सिंगली जो है 74% और जो तमिल जो है 18%। और तमिलों में 2 कैटेगरी है, श्रीलंकाई मूल के तमिल और हिंदुस्तानी मूल के तमिल। इसके अलावा अधिकतर जो सिंगली हैं बौद्ध धर्म को मानते हैं और कुछ मुस्लिम धर्म को मानते हैं। और 5वां पॉइंट क्या है, ईसाई जो है 7% है और सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। देखिए ये ऊपर जो हमने पढ़ा बेल्जियम के बारे में कुछ बेसिक बातें थी, और जो ये एग्जाम्पल है वो है श्रीलंका के बारे में। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से इन दोनों ने सत्ता की साझेदारी किया और किसको फ़ायदा मिला और किसको नुकसान हुआ। देखिए तो स्टार्टिंग करते हैं श्रीलंका से। देखिए श्रीलंका ने क्या किया और उसको क्या चीज़ें देखने को मिली। देखिए श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है कि किस तरीके से कोई एक वर्ग आबादी में ज़्यादा होता है और इस तरीके से वो अपना कंट्रोल शासन व्यवस्था में स्थापित कर लेता है। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि जो श्रीलंका है 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1947 में हम आज़ाद हुए थे, भारत आज़ाद हुआ था, और 1948 में जो श्रीलंका है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। दूसरा पॉइंट, देश पर सिंगलियों का प्रभुत्व रहा क्योंकि ये बहुसंख्यक थे। अब बहुसंख्यक थे तो इन्होंने शासन पे अपना प्रभुत्व स्थापित किया, अपना कंट्रोल स्थापित किया। तो इस तरीके से बहुसंख्यक थे और इनका मानना था कि अगर हम बहुसंख्यक हैं तो जो शासन व्यवस्था पर जो प्रभुत्व होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए, सिंगलियों का होना चाहिए। और इस प्रभुत्व को कायम करने के लिए उन्होंने समय समय पर बहुत सारे कदम उठाए, ठीक है। जिसमें से सबसे जो पहला कानून है 1956 कानून, बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, इससे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो ये कानून है इसके अनुसार क्या है ये 1956 का जो कानून था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो इसको जरूर याद रखना, ठीक है। जो पहला है जो 1956 में कानून पास हुआ था, उसके तहत जो पहली बातें कही गई थी वो क्या है, सिंगली को एकमात्र राजभाषा का दर्जा, ठीक है। राजभाषा का दर्जा देने का मतलब ये होगा कि जो जितने भी औपचारिक काम होंगे वो इसी भाषा में होंगे, ठीक है। तो तमिलों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया, सिंगली को एकमात्र राजभाषा का दर्जा दिया गया। दूसरा है विश्वविद्यालय सरकारी स्कूलों में सिंगलियों को प्राथमिकता दी गई, ठीक है। जितने भी यूनिवर्सिटी होंगे, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस होंगे, उसमें केवल या फिर प्राथमिक रूप से या फिर सबसे पहले हम सिंगलियों को ही क्या देंगे, ये लोग प्राथमिकता देंगे, उसके बाद तमिलों को बाकी लोगों को मौका मिलेगा। इसके अलावा बौद्ध धर्म का संरक्षण की बात की गई है इस कानून के तहत कि बौद्ध धर्म का संरक्षण होगा। अब बौद्ध धर्म का संरक्षण का मतलब ये है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी धार्मिक कार्य होंगे उसको सार्वजनिक रूप से मनाया जा सकता है, और इसके अलावा जो बाकी जो धर्म हैं वो अपने धर्म को या फिर अपने जो भी मतलब फेस्टिवल या फिर जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उसको सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते, वो आप अपने घर तक ही सीमित रखोगे।
इसके अलावा इसमें क्या बातें कही गई, तो इस कानून के तहत जो तमिलों हैं, तमिलों की भाषा और संस्कृति को नज़रअंदाज किया गया, ठीक है। इसके अलावा समान राजनीतिक अधिकार से वंचित किया गया। तो 1956 के अंदर जो कानून पास हुआ था श्रीलंका के अंदर, उसमें कुछ ये बातें कही गई और इन बातों से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो सिंगली जो लोग हैं ये अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं और बाकियों को शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का या फिर किसी भी तरीके के अधिकार को देने से बिल्कुल ही मना कर दे रहे थे। अब इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे इसका परिणाम ये देखने को हुआ कि धीरे धीरे क्या होने लगा, सिंगली और तमिलों के बीच तनाव बढ़ने लगा। तनाव बढ़ने का जाहिर सा एक मतलब ये कानून ये देखने को मिलता है, ठीक है। एक बहुत मतलब स्पष्ट कारण तो ये है कि जो ये कानून आया था 1956 का कानून आया था, इसमें ऐसी बातें कही गई जिससे केवल सिंगलियों को ही लाभ हो और तमिलों को इसे दरकिनार कर दिया गया, तमिलों को इससे कुछ नहीं मिला। यही इसी का परिणाम होता है कि जो सिंगली हैं और तमिलों हैं इनके बीच तनाव बढ़ा। तमिलों ने क्या है अब इस चीज़ को देखते हुए तमिलों ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई। अब राजनीतिक पार्टी बनाई तो इसके कुछ उद्देश्य भी होंगे। तो क्या क्या उद्देश्य थे, तो तमिल को राजभाषा, जिस तरीके से सिंगलियों ने बौद्ध धर्म को या फिर सिंगली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, उसी तरीके से जो तमिलों ने राजनीतिक पार्टी बनाई उसमें एक लक्ष्य रखा गया कि तमिल को राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। क्षेत्र स्वायत्ता, अब क्षेत्र स्वायत्ता का मतलब होगा कि जहाँ पे सिंगली रहते, चलो उनका तो है कि उनका शासन व्यवस्था में अपना एक रोल है। इसके अलावा जो तमिल है जिनको नज़रअंदाज किया गया, वो जिस इलाके में रहेंगे उस इलाके पर शासन सिंगलियों का नहीं होगा, उसी पे केवल तमिलों का शासन होगा, तमिलों का कंट्रोल होगा। इसे कहते हैं क्षेत्र स्वायत्ता। मतलब एक क्षेत्र को आप स्वायत्ता दे दे रहे हो, उसका अधिकार दे दे रहे हो और कि आप अपना शासन अपने अनुसार चला सकते हो, इसे कहते हैं क्षेत्र स्वायत्ता। ये बात की गई, ठीक है। इस पार्टी का मानना ये था कि जो हम क्षेत्र स्वायत्ता की डिमांड रखेंगे। इसके अलावा शिक्षा एवं रोजगार में समान अवसर, जो 1956 कानून के तहत नहीं दिया गया था, तो उसकी डिमांड रखते हैं। तो जो ये कानून पर जो ये पार्टी आती है तमिलों की, उसमें ये बातें कही जाती हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो जो सिंगली वर्ग हैं उन्होंने क्या किया है, इनके मांगों को नकार दिया, इनको मांगों को मानने से बिल्कुल ही मना कर दिया। और इसका रीज़न ये, और यही आगे चल के क्या होता है, गृह युद्ध का कारण बनता है। सीधी सीधी बात ये है कि जो सिंगली वर्ग है इन्होंने पूरा कंट्रोल पूरा जो शासन व्यवस्था अपने हाथों में रखा, तमिलों को बिल्कुल ही जगह नहीं दिया। तमिलों ने खुद की पार्टी बनाई और कुछ ये डिमांड रखी, लेकिन क्या है, जो सिंगली वर्ग है उनको ये डिमांड क्या है, अच्छी लगी नहीं, तो इन्होंने इस डिमांड को नज़रअंदाज कर दिया। और यही रीज़न रहता है कि आगे चल के ये सत्ता की साझेदारी जब इन्होंने नहीं किया तो ये आगे चल के गृह युद्ध बन जाता है, ठीक है। देश के अंदर एक बहुत बड़ा मतलब अव्यवस्था फैल जाती है, हिंसा भड़क जाती है। और जो ये हिंसा दो प्रमुख वर्गों के बीच होती है, पहला क्या है, सिंगली जो बहुसंख्यक हैं, ठीक है, जिनका कंट्रोल था शासन व्यवस्था पे, और दूसरे हैं तमिल जिनको नज़रअंदाज किया गया। तो यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जो श्रीलंका का गृह युद्ध है ये 2009 में जाके ख़त्म होता है। तो श्रीलंका वाले एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है कि श्रीलंका ने सत्ता की साझेदारी करने से मना कर दिया, सत्ता की साझेदारी नहीं की और यहाँ पे बहुसंख्यकवाद का कंट्रोल रहा। अब यही कंट्रोल क्या है, आगे चले गृह युद्ध का कारण बनता है। दूसरा एग्जाम्पल है बेल्जियम। अब देखिए बेल्जियम ने किस तरीके से सत्ता की साझेदारी किया। बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम का बेसिक जो बातें हैं हमने पहले पढ़ लिया है कि किस तरह यूरोप का छोटा सा देश है और बाकी सारी चीज़ें आबादी वगैरह लेकर और भारत से उसका तुलना वगैरह करने सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। अब बेल्जियम में देखना कि बेल्जियम ने क्या अपनाया, क्योंकि बेल्जियम के अंदर भी जातीय बनावट थोड़ी जटिल थी। तो देखिए बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी के लिए श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया, ठीक है, बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया, ठीक है। अब देखो कैसे किस तरीके से अपनाते हैं। उन्होंने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो श्रीलंका ने करने से मना कर दिया था, ठीक है, क्षेत्रीय अंतर, ठीक है, और सांस्कृतिक विविधता, इसको अपनाया। इसका मतलब ये है कि जो बेल्जियम के अंदर दो प्रमुख वर्ग हैं, डच जो कि बहुसंख्यक हैं पूरे बेल्जियम के अंदर और फ्रेंच जो कि अल्पसंख्यक हैं। तो ये लोग इस बात को समझ चुके थे कि जो जो बेल्जियम जो देश है उसकी जो जातीय बनावट है वो जटिल है, इसमें डच भी है फ्रेंच भी है, ठीक है, तो मतभेद से देश चल नहीं सकता। तो इन्होंने इस बात को समझ लिया कि जो यहाँ पर जो रहते हैं, क्योंकि जो फ्रेंच अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी ताकतवर है, समृद्ध है, डच बहुसंख्यक होने के बाद भी क्या है, थोड़े निर्धन रह गए हैं, पिछड़े हुए हैं,
तो इस बात को जानते हैं कि वो साथ चलेंगे तभी देश का विकास हो सकता है। और दोनों की संस्कृति अलग अलग है, तो दोनों की संस्कृति का सम्मान करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अगर ये लोग ऐसा नहीं करते हैं तो देश अच्छे प्रकार से नहीं चल सकता। तो उन्होंने इस बात को समझा, तो उन्होंने क्षेत्रीय अंतर सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया और 1970 से लेकर 1993 के बीच उन्होंने 4 संशोधन किए। ये इंपॉर्टेंट है, 4 संशोधन, इसको ज़रूर याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो बेल्जियम ने क्या है 1970 से 1993 के बीच 4 प्रमुख संशोधन किए। अब कौन कौन से संशोधन थे? तो जो पहला था वो था केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान होगी और कानून तभी बनेगा जब दोनों सहमत होंगे। सीधी सीधी बात ये होगी, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब जो बेल्जियम के स्तर पे जो सरकार बनेगी उसमें जितने मंत्री डच के होंगे उतने ही फ्रेंच के होंगे। अब कोई कानून पास करना होगा तो इन दोनों की सहमति होगी तभी ये कानून पास हो सकता है, ये पहले संशोधन में कहा गया। दूसरा संशोधन क्या था? देखिए, तो दूसरा संशोधन था राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियंत्रण में नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम बेल्जियम को इस तरीके से मान लें तो इसमें छोटे छोटे राज्य होंगे। अब इन छोटे छोटे एक सरकार तो होगी जो पूरे देश को चलाएगी, जैसे भारत में दूसरा राज्य सरकार होती हैं जो मान लेते हैं 21 की सरकार होगी, 21 की सरकार होगी, 21 की सरकार होगी, 21 की सरकार होगी। तो ये कहने का मतलब ये कि जो केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकारों पर कंट्रोल स्थापित नहीं कर पाएगी। ये अपने राज्य के लिए अपने जन कल्याण हेतु खुद काम कर सकते हैं, इनका पूरा बहुत ज़्यादा इस पर कंट्रोल नहीं होगा। दूसरा संशोधन ये क्या गया? तीसरा संशोधन है ये कहा गया कि जो ब्रसेल्स, गलत है यहाँ पे ब्रुसेल्स आएगा, जो बेल्जियम की राजधानी है, ब्रुसेल्स में भी फ्रेंच और डच मंत्रियों की संख्या समान होगी। जैसे जब सेंट्रल गवर्नमेंट था, केंद्र सरकार थी, तो उसमें जितने डच होंगे उतने ही फ्रेंच होंगे, जितने डच मंत्री होंगे उतने फ्रेंच होंगे। उसी तरीके से स्टेट पे भी लागू होता है, ब्रुसेल्स में भी लागू होता है। देश की राजधानी ब्रुसेल्स, देश की राजधानी ब्रुसेल्स में क्या था? देखिए, हमने इससे पहले क्या पढ़ा है कि डच, पूरे देश में डच है, फ्रेंच है, ये प्रमुख है, ठीक है। डच जो है बहुसंख्यक हैं, फ्रेंच अल्पसंख्यक है। लेकिन केवल हम राजधानी की बात करें, केवल राजधानी के अंदर की बात करें तो राजधानी के अंदर क्या है, फ्रेंच लोग ज़्यादा रहते हैं और डच लोग कम रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो राजधानी में जो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, या फिर कहने का मतलब फ्रेंच जो है समृद्ध है, ताकतवर है, तो ये लोग राजधानी में मतलब इनका ये लोग आबादी इनकी ज़्यादा है और डच की आबादी क्या है, थोड़ी कम है यहाँ पे। तो इस तरीके से जिस तरीके से केंद्र सरकार में डच मंत्री और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान है, उसी तरीके से ब्रुसेल्स में भी जो इस देश की राजधानी थी, इसमें भी इन्होंने क्या किया, डच और फ्रेंच की मंत्रियों को समान संख्या में मंत्रियों को रखा है। ये तीसरा संशोधन था। इसके अलावा जो चौथा संशोधन था ये सामुदायिक सरकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्रेंच और डच भाषी लोगों के लिए अलग होगी। इसे कहने का मतलब ये होगा कि डच अलग हैं, फ्रेंच भाषी लोग हैं, तो एक सरकार तो केंद्र होगी, एक राज्य सरकार होगी, इसी तरीके से एक सामुदायिक सरकार भी होगी जो अपने अपने समुदाय को देखेगी। जैसे डच है तो डच की अपनी सामुदायिक सरकार होगी, फ्रेंच है फ्रेंच की अपनी सामुदायिक सरकार होगी, और ये अपने समुदाय के लिए ही काम करेंगे। अब इसका उद्देश्य ये था कि अगर मान लेते एक स्थानीय सरकार रखते हैं तो ये भी हो सकता था कि अगर मान लेते हैं उसमें जो डच लोग, जो मंत्री वहाँ का डच के हैं तो वो लोग डच का फेवर करेंगे, फ्रेंच को थोड़ा इग्नोर करेंगे। अगर फ्रेंच के मंत्री बन जाते तो फ्रेंच को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, डच को इग्नोर करेंगे। सामुदायिक सरकार बनाने का उद्देश्य ये था कि जो डच है इनका अलग होगा, फ्रेंच का अलग होगा। इससे क्या होगा, जो डच लोग होंगे ये अपनी संस्कृति हेतु अपने समुदाय के प्रति जिम्मेदार होंगे, जो फ्रेंच की जो सामुदायिक सरकार होगी ये अपने जो अपने समुदाय है उनके प्रति जिम्मेदार होंगे। तो ये सामुदायिक सरकार बनाने का उद्देश्य ये था। तो देखिए, बेल्जियम ने ये 4 संशोधन किए और ये 4 संशोधन दिखाते हैं कहीं ना कहीं शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, केंद्र सरकार में मंत्रियों का बंटवारा हो गया, राज्य सरकार में मंत्रियों का बंटवारा हो गया। यहाँ पे कहा गया कि जो राज्य सरकार इस पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं होगा केंद्र सरकार का। इसके अलावा सामुदायिक सरकार बना दी कि हर समुदाय की अपनी अपनी सरकार होगी। तो इस तरीके से ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे किस तरीके से बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी की, शक्तियों का बंटवारा किया। ठीक है, और यही रीज़न रहता है कि यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा हुआ तो श्रीलंका जैसे कोई गृहयुद्ध देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो जो 2 एग्जाम्पल इससे ये हमें पता चलता है कि किस तरीके से सत्ता की साझेदारी करना ज़रूरी है। श्रीलंका ने नहीं किया तो वहाँ पे गृहयुद्ध हुआ, और बेल्जियम ने कर दिया तो वहाँ पे गृहयुद्ध देखने को नहीं मिला। अगला टॉपिक है सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अगला टॉपिक ये सत्ता की साझेदारी, और डायरेक्ट एक क्वेश्चन भी आता है ये, और ये क्वेश्चन आ भी रखा है कि जो सत्ता की साझेदारी वो क्यों ज़रूरी है। देखिए, सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, इसके 2 कारण हम दे सकते हैं, एक है युक्तिपरक कारण और एक नैतिक परक कारण। अंतर क्या है, देखिए, युक्तिपरक कारण का मतलब होता है वो कारण
जिनको हम लाभ हानि की गणना करने के बाद हम बताते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है। और नैतिक परख का मतलब होता है जिसमें हम लाभ हानि की गणना नहीं करते हैं, ये अंतर्निहित होते हैं। इसका मतलब जो चीज़ें है तो है, ठीक है, आप उस पर बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। तो युक्ति परक कारक क्या कहते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। देखिए पहली बात क्या है कि अगर हम सत्ता की साझेदारी करेंगे तो क्या होगा, टकराव कम होगा, जैसे हमने बेल्जियम में देखा है। ठीक है, बेल्जियम में भी जातीय समुदाय थी, लेकिन बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी किया, वहाँ पे टकराव कम देखने को मिला। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी करने की जरूरत है, क्योंकि क्या है, टकराव कम होते हैं, मतभेद कम होता है, हिंसा कम भड़कती है, राजनीतिक स्थिरता रहती है। राजनीतिक स्थिरता मतलब कि जो शासन व्यवस्था वो आसानी से चलता है, बहुत ज़्यादा आंदोलन नहीं होता है, क्योंकि आंदोलन होता है तो कई बार क्या सरकारें गिर जाती हैं या फिर सरकार ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती हैं, देश में अव्यवस्था फैली रहती है, इसे कहते हैं राजनीतिक अस्थिरता। लेकिन इससे क्या होगा, अगर हम सत्ता की साझेदारी करेंगे तो राजनीतिक स्थिरता होगी, एक सरकार होगी, उसका पूरा ध्यान होगा काम करने पे, ठीक है, ना कि देश की जनता की जो समस्या है उसको सुनने में। तो अगर जे हम सत्ता की साझेदारी कर देंगे तो इससे लोगों को ज़्यादा अच्छा, मतलब लोगों की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगी और शासन व्यवस्था अच्छे प्रकार से चल सकेगा। तीसरा है कि जो बहुसंख्यक हैं, जो संख्या में ज़्यादा हैं, वो अपनी जो इच्छाएं अल्पसंख्यकों पर थोप तो सकते हैं, परंतु आगे चलकर दोनों समुदाय के लिए संकट पैदा होगा। ये कहने का मतलब ये है, अगर हम शक्तियों की साझेदारी नहीं करते हैं और बहुसंख्यक, जैसे जो श्रीलंका वाले बहुसंख्यक सिंगली थे, उन्होंने अपनी जो इच्छाएं हैं उन्होंने तमिलों पे थोपा। अगर बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पर अपनी इच्छाएं थोपता है तो ये ऐसा नहीं कि परमानेंट हो जाएगा, ये कुछ समय के लिए चीज़ें चल तो सकती हैं, लेकिन आगे चलकर इन फ्यूचर भविष्य में जाके ये दोनों समुदाय के लिए संकट होगी। जैसे गृह युद्ध जैसे समस्या आ जाएगी। अब जब गृह युद्ध होगा, हिंसा भड़केगी, तो दोनों समुदाय को घाटा होगा, ठीक है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक। तो यही रीज़न है कि हमें क्या है, शक्तियों की साझेदारी करने की आवश्यकता है। इसे कहते हैं युक्ति परक कारण। अब देखोगे तो सब में क्या है, लाभ हानि की गणना की गई है, टकराव कम होगा, ठीक है, अगर टकराव, क्योंकि अगर सत्ता की साझेदारी कर देंगे टकराव कम होगा, नहीं करेंगे टकराव बढ़ेगा, ठीक है, हिंसा भड़केगी, लड़ाई होगा, ठीक है, राजनीतिक स्थिरता होगी, मतलब एक ही सरकार होगी, अच्छे प्रकार से शासन व्यवस्था होगा, नहीं करेंगे तो सरकारें बदलती रहेंगी, शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं चल पाएगा। यहाँ पे भी लाभ हानि की गणना हो रही है, यहाँ पे भी गृह युद्ध जैसी समस्या हो जाएंगी, तो यहाँ पे हम लाभ हानि गणना करें, इसलिए युक्ति परक कहते हैं। अगला है नैतिक परक। देखिए नैतिक परक का मतलब क्या है कि जो चीज़ें हैं तो है, ठीक है, आप उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। देखिए नैतिक परक कहता है कि जो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आए कि सत्ता की साझेदारी करने की क्यों जरूरत है, तो आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हो, टकराव कम करना, राजनीतिक स्थिरता, बहुसंख्यक, ये और ये सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ये डायरेक्ट आप 4 पॉइंट लिख सकते हो, आपको ये लिख के बताने की जरूरत नहीं कौन सा युक्ति परक है, कौन सा नैतिक परक है। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना आ जाता है तो आपको इसको बताना पड़ेगा। देखिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, ये नैतिक परक कारण है। इसका मतलब ये कहना ये चाहता है कि जो सत्ता के साथ मतलब जो सत्ता है, जो शक्तियाँ हैं, इसका बंटवारा करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई देश सही मायने में लोकतांत्रिक या फिर लोकतंत्र बनना चाहता है, ठीक है, लोकतांत्रिक देश कहलाना चाहता है, तो वो ज़रूरी है कि वो अपनी शक्तियों का साझेदारी करे, शक्तियों का बंटवारा करे। क्योंकि लोकतंत्र कहता है कि जो शक्तियों का नैतिक हर स्तर पर बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। लोकतंत्र इस बात की कभी नहीं कहता कि जो शक्तियाँ एक जगह केंद्रित हों। लोकतंत्र इस बात की बगावत करता है कि जो शक्तियाँ होना चाहिए वो हर स्तर पे बंटवारा होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो, कोई एक संस्था पावरफुल ना हो जाए या फिर कोई एक वर्ग पावरफुल ना हो जाए। क्योंकि अगर कोई एक वर्ग पावरफुल हो जाता है तो वो अपनी जो इच्छाएं हैं वो बाकियों पे थोपने लगता है। तो लोकतंत्र इस बात की निंदा करता है, ठीक है, इस बात को मना करता है। तो ये बात कहा गया कि जो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। अगर सत्ता की साझेदारी किया है तो सही मायने में लोकतंत्र है, अगर सत्ता की साझेदारी नहीं किया है तो सही मायने में क्या है, वो लोकतंत्र नहीं या फिर लोकतांत्रिक देश नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है, ठीक है। इसके आगे देखिए ये लास्ट टॉपिक है, सत्ता के साझेदारी के रूप, कि सत्ता के साझेदारी के कौन कौन से रूप हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी लास्ट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको भी आप ध्यान से देखना। देखिए सत्ता की साझेदारी के रूप की बात करें तो राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसीलिए सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया, ठीक है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है कि सत्ता की साझेदारी का रूप कैसे सामने आया, ठीक है, तो ये इसका आंसर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है यहाँ से। देखिए राजनीतिक सत्ता, अब राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं कर सकते, राजनीति के अंदर जो शक्ति है उसका बंटवारा किया जा सकता है, इसी तरीके से ये रूप सामने आया, ठीक है।
आप इसको याद रखना कि हम क्या है, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन इस राजनीतिक सत्ता में जो शक्तियाँ उसका बंटवारा हम कर सकते हैं। इसी से ये विचार क्या है, सामने आया। अब कौन कौन से रूप हैं, 4 इसके रूप इसमें बताए गए हैं, ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, देखिए, या तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये वाला ही दे देता है, नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था, सत्ता के साझेदारी के नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था की व्याख्या करें। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। या फिर जो देखो पहला जो है सत्ता के साझेदारी का रूप, वो क्या है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। ये क्या कहता है, इसके अंतर्गत शासन के विभिन्न अंग, शासन के अंग मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था में क्या है, इसके हम सरकार के अंग कौन कौन से हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बीच शक्तियों का बंटवारा करते हैं। और ये जो तीनों जो अंग हैं ये एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, इसलिए इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण भी कहते हैं। इसको भी याद रखना, सत्ता का क्षैतिज वितरण, दोनों नाम हैं, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था या सत्ता का क्षैतिज वितरण, ठीक है। क्योंकि क्या ये तीनों एक ही लाइन में आते हैं, तीनों के पास इक्वल पावर है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कार्यपालिका, यहाँ पे न्यायपालिका, यहाँ पे विधायिका, ठीक है, इसे कहते हैं इसको क्षैतिज वितरण, ठीक है। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, जिस कार्यपालिका को इन दोनों पर नियंत्रण रखेगी, न्यायपालिका इन दोनों पर नियंत्रण रखेगी, विधायिका इन दोनों पर नियंत्रण रखेगी, तो ये तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण रखती है, इसलिए नियंत्रण वाली व्यवस्था भी कहते हैं, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था और क्षैतिज वितरण। ये सत्ता की साझेदारी का पहला रूप है। दूसरा है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, उसमें हमने क्षैतिज देखा था, क्षैतिज का मतलब था ऐसे लेटा हुआ, ऊर्ध्वाधर का मतलब इस तरीके से ऊपर से नीचे, ठीक है। तो जो दूसरा है वो क्या है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तर, उसमें हमने अंग पढ़ा था, इसमें सरकार का स्तर, ठीक है, ऊपर से नीचे स्तर, नीचे को पढ़ेंगे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। तो जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार की भी शक्तियों का बंटवारा। ऊर्ध्वाधर वितरण में हम सरकार के स्तर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच बात करते हैं, ठीक है। जो तीसरा रूप है वो क्या है, विभिन्न सामाजिक समूहों, यहाँ पे भाषण नहीं, यहाँ पे भाषा आएगा, भाषाई और धार्मिक समूह के बीच सत्ता का बंटवारा। मतलब जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, केवल इनके बीच ही नहीं होना चाहिए। जो शक्तियाँ होना चाहिए, जो पावर्स होना चाहिए, जो अधिकार होना चाहिए, वो सामाजिक समूहों को भी मिलना चाहिए, भाषाई धार्मिक समूहों को भी मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपनी मांगों को, अपनी डिमांड्स को उठा सके, ठीक है। ये भी एक अधिकार है, ये भी शक्तियों का एक तरीका है, शक्ति को बंटवारे का एक तरीका है। और जो चौथा वो क्या है, विभिन्न दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित करना, ये भी शासन करने, ये भी सत्ता करने की, सत्ता की साझेदारी का एक रूप है। तो ये सत्ता के साझेदारी के 4 रूप हैं, ठीक है। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, विभिन्न सामाजिक समूह, धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा, और दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित करना, ये इसके क्या है, 4 रूप हैं। तो इस तरीके से जो चैप्टर वो ख़त्म हुआ, छोटा सा चैप्टर था। मैंने इस वीडियो में इस चैप्टर का पूरा जो चैप्टर है उसको मैंने बहुत ही छोटे से एक वीडियो में मैंने समझाया है, और इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जिसको PDF चाहिए वहाँ से ले सकता है, ठीक है। और इसके बाद आपको ये अब चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप बुक से आप देख लेना, एक एक जो पॉइंट है मैंने इसको ढंग से और बहुत अच्छे से मैंने इसको लिख रखा है और इसको मैंने बता दिया है, ठीक है। सो आप यहाँ सब कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो वैसे एक्स्ट्रा फैक्ट तो क्या ही है, एक इसमें ये याद रखना कि जो बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स है, इसका यूरोपीय संघ, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ठीक है। ये याद रखना, यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय कहाँ है, वो ब्रुसेल्स में। ये एक्स्ट्रा फैक्ट में इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आ भी रखा है। तो इस तरीके से जो चैप्टर वो ख़त्म हुआ। तो आप इस वीडियो को देखना और फिर बताना कैसा लगा, ठीक है।